आप सभी का हार्दिक स्वागत है साइंस होम के इस नए वीडियो पे, जहाँ पे हम जानने वाले हैं लेरिंजाइटिस के बारे में। और हम पढ़ेंगे कि लेरिंजाइटिस क्या होता है, क्या इसके कॉजेज रहते हैं, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहती है और क्या इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं, और साथ साथ में हम इसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो पे। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेरिंजाइटिस के बारे में। लेरिंजाइटिस क्या होता है? तो लेरिंजाइटिस इट इज द मेडिकल टर्म फॉर इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग। जहां तक हम सभी जानते हैं कि द वर्ड इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग जो वर्ड यूज होता है वो ज्यादातर यूज होता है इन्फेक्शन के लिए। जब भी किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है तो उसके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिसके अंतर्गत उसकी सेल के अंदर वाटर एक्यूमुलेशन होने के कारण या सेल के अंदर इन्फ्लामेशन आती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूजन आना। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे कहा जाता है कि इट इज अ मेडिकल टर्म, ये एक मेडिकल टर्म है लेरिंजाइटिस, जो कि इन्फ्लेमेशन को बताती है, स्वेलिंग को बताती है। किसके अंदर? म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द लेरिंग्स, यानी कि जो लेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन है जो उसकी लाइनिंग बना रही है, उसके अंदर सूजन आने को, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आने को ही लेरिंजाइटिस कहते हैं। वापिस अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो लेरिंजाइटिस वर्ड का मतलब हो गया, जैसे अपन सब देख सकते हैं कि इसके पीछे आइटिस लग रहा है, तो आइटिस वर्ड का मतलब यहाँ पे हो गया कि जहां वर्ड लगता है आइटिस, मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया जहां वर्ड लगता है आइटिस, आइटिस वर्ड का मतलब ही होता है सूजन, या फिर अपन इसी को कह सकते हैं इन्फ्लामेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्फ्लामेशन वर्ड मैंने अभी आपको समझाया कि किसी भी तरह की सूजन आना या सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाना। तो लेरिंजाइटिस वर्ड का मतलब हो गया कि लेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, लेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है उसके अंदर सूजन आ जाए, तो उस वर्ड को, उस टर्म को क्या बोलते हैं अपन? लेरिंजाइटिस। अच्छा, आप सभी ने देखा होगा कि अपने आसपास में काफी जने हैं जिनको लेरिंजाइटिस हो जाता है, क्योंकि लेरिंग्स को ही बोला जाता है वॉइस बॉक्स, यानी कि अपन सब जो बात करते हैं, जो बोलते हैं, वो लेरिंग्स की मदद से ही बोलते हैं, जो कि कहां लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है इन अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहां मैंने जो RT लिखा है उसका मतलब है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो अपर पार्ट लेरिंग्स है, जिससे हम बोलने की कोशिश करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जोर से बोलता है, लगातार बोलता है, जैसे सिंगर्स वगैरह, तो उन सभी के अंदर क्या होता है कि लेरिंजाइटिस होने का चांस रहते हैं। साथ साथ कॉमन कोल्ड, जिसको अपन जानते हैं सर्दी जुकाम होने से नॉर्मल, तो भी उन व्यक्तियों को लेरिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। तो लेरिंजाइटिस एक बहुत कॉमन टर्म है, एक बहुत मोस्ट कॉमन, एक कह सकते हो आपकी एक तरह का डिसऑर्डर है, जो कि क्या कर सकता है, व्यक्तियों के अंदर पाया जा सकता है। बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम ड्यूरेशन होता है कि अगर किसी भी तरह का लेरिंजाइटिस 3 से 4 दिनों में सही हो रहा है, 3 to 4 डेज में, तो उसको अपन बोलते हैं एक्यूट लेरिंजाइटिस। अगर वहीं 3 to 4 डेज से ज्यादा टाइम लग रहा है, जैसे कि 3 से 4 होल वीक्स लग रहे हैं, तो उसके अंदर अपन कह सकते हैं क्रॉनिक लेरिंजाइटिस। यहां बात करेंगे अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं एक्यूट लेरिंजाइटिस के बारे में। तो जैसा कि आप सब यहाँ देख सकते हैं कि एक्यूट लेरिंजाइटिस का मतलब होता है मोस्ट केसेस ऑफ लेरिंजाइटिस आर टेम्पररी, यानी कि जितने अपन लेरिंजाइटिस के केसेस देखते हैं अपने आसपास के मोहल्लों में, अपने आसपास के रिलेटिव्स में भी देखते हैं, तो जो लेरिंजाइटिस होता है वो क्या होता है 3 to 4 डेज के अंदर ठीक हो जाता है, जिसको अपन किसमें मानते हैं? मोस्ट कॉमनली एक्यूट लेरिंजाइटिस के अंदर। वही बात करें कि इट इज एन टेम्पररी एंड इंप्रूव आफ्टर द अंडरलाइन कॉजेज गेट्स बेटर, यानी कि जो भी कॉज रहा है वो कॉज जब अपने आप अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपने आप सही हो जाता है, तो लेरिंजाइटिस भी सही हो जाता है। जैसे कि अपन बात करें हार्शनेस ऑफ वॉइस, यानी कि कोई सिंगर है, या फिर मान लो किसी व्यक्ति ने बहुत जोर से चिल्लाया, या ऐसी कोई बात हो गई, या फिर किसी भी कारणवश उसके वॉइस बॉक्स में किसी भी तरह की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हुई, तो जब वो रेस्ट करेगा, जैसे वो 2-3 दिन तक नहीं बोलेगा, या फिर अंडरलाइन कोई तरह की मेडिकेशन लेगा, तो उसके कारण भी उसकी बीमारी क्या हो सकती है? सबसाइड हो सकती है। वही बात करें कि इसके अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे क्लासिफिकेशन के अंदर अपन बात करें कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है एक्यूट लेरिंजाइटिस के अंदर। तो सबसे पहली कंडीशन अपन यहाँ देख रहे हैं वायरल इन्फेक्शन सच एज दीज दैट कॉज कोल्ड, यानी कि कुछ कोल्ड्स के वायरस, जैसे कि अपन बहुत सारे जानते हैं फ्लू, मोस्ट कॉमन जो कॉज है कोल्ड का वो है फ्लू, तो फ्लू के कारण भी लेरिंजाइटिस होने के चांस रहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कोल्ड माने फ्लू। अगर बात करें सेकंड की, तो वोकल स्ट्रेन, वोकल स्ट्रेन का यहाँ पे स्ट्रेन वर्ड का मतलब यूज हो रहा है कि स्ट्रेन वर्ड का मतलब है जब भी अपन वोकल वॉइस बॉक्स पे किसी भी तरह का स्ट्रेन डालते हैं, किसी भी तरह का जोर डालते हैं, जैसे चिल्लाने में, गाने में या बोलने में, तो उसके कारण भी वहां पे क्या हो सकता है? या फिर कॉज बाय येलिंग, येलिंग का मतलब यहाँ वर्ड येलिंग का मतलब है चिल्लाना, चिल्लाने से अपन को, या फिर ओवर यूजिंग योर वॉइस, यानी ज्यादा वॉइस का यूज करने से भी लेरिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। वही बात करें थर्ड कॉज की, तो वायरसेस सच एज मीजल एंड मम्स, कुछ एक वायरस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंटली इसके अंदर आते हैं, मीजल और मम्स का भी एक साइड इफेक्ट रह सकता है लेरिंजाइटिस का।
तो अभी अपन ने बात करी लेरिंजाइटिस की क्या डेफिनेशन बन सकती है, लेरिंजाइटिस क्या होता है, क्या इसकी क्लासिफिकेशन, और उस क्लासिफिकेशन के अंदर अपन सबसे पहला देख रहे हैं एक्यूट लेरिंजाइटिस। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके पास नोट्स है। तो जैसा कि अपन ने बात करी थी अभी एक्यूट लेरिंजाइटिस के बारे में, कि एक्यूट लेरिंजाइटिस वह बीमारी है जिसके अंदर कोई भी लेरिंजाइटिस यानी कोई भी इन्फ्लेमेशन 3 डेज के अंदर सबसाइड हो जाती है। यानी अपन कह सकते हैं कि एक्यूट लेरिंजाइटिस 3 डेज के अंदर सबसाइड हो जाता है। वही बात करें क्रॉनिक लेरिंजाइटिस की, तो वो जो क्रॉनिक लेरिंजाइटिस है ज्यादातर मोर देन 3 वीक्स यानी कि 3 वीक्स या 3 वीक्स से ऊपर भी चल सकता है, या 3 वीक्स के अंदर सबसाइड हो जाता है। सबसाइड का मतलब है यहाँ पर अगर 3 वीक्स के अंदर कोई भी तरह की लेरिंजाइटिस अगर ठीक हो रहा है या मोर देन 3 वीक वो कंडीशन रह रही है, तो उस कंडीशन को हम क्रॉनिक लेरिंजाइटिस के अंदर लेते हैं। एक्यूट लेरिंजाइटिस 3 डेज के अंदर चलता है और क्रॉनिक लेरिंजाइटिस मोर देन 3 वीक्स चलता है। बात करें लेरिंजाइटिस दैट लास्ट मोर देन 3 वीक्स इज नोन एज क्रॉनिक लेरिंजाइटिस। दिस कैन कॉज बाय इरिटेशन ओवर टाइम। यह बीमारी ज्यादातर इरिटेशन के कारण होती है, यानी कि बार बार वोकल कॉर्ड के अंदर इरिटेशन होने के कारण क्रॉनिक लेरिंजाइटिस नाम की बीमारी हो सकती है। यानी कि इरिटेशन के बार बार अकरेंस होने के कारण, जिसको अपन कह सकते हैं कि एक्यूट लेरिंजाइटिस जो है वो क्रॉनिक लेरिंजाइटिस के अंदर चेंज हो सकता है। क्योंकि एक्यूट लेरिंजाइटिस के अंदर इरिटेशन होती है और वही इरिटेशन अगर लगातार मोर देन 3 डेज बनी रहे और 3 वीक्स तक चली जाए यानी 3 हफ्तों तक चली जाए, तो वो क्रॉनिक लेरिंजाइटिस के अंदर चेंज हो जाती है। वही बात करें, इट कैन कॉज वोकल कॉर्ड स्ट्रेन, इंजरी, ग्रोथ ऑन द वोकल कॉर्ड। ये किस कारणों से हो सकती है, तो इनका मेन कारण होता है वोकल कॉर्ड के ऊपर स्ट्रेन पड़ना। यहाँ वर्ड जो स्ट्रेन है, यानी कि जो अपन यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं स्ट्रेन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रेन वर्ड का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज पे जोर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो वहीं जो सिंगर्स होते हैं या फिर मान लो कोई ज्यादा येलिंग करता है यानी चिल्लाता है, तो उनके ऊपर क्या होता है, वोकल कॉर्ड के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। मान लो वोकल कॉर्ड की इंजरी हो रखी है, इंजरी का मतलब किसी तरह की कट्स, किसी तरह का एक्सीडेंट या किसी तरह का ट्रॉमा हो रखा है, जिसके कारण उसके वोकल कॉर्ड के ऊपर लेरिंजाइटिस हो रही है। वही बात करें जो सबसे मेन कारण इसका मैं कहता हूँ ग्रोथ ऑन द वोकल कॉर्ड, यानी कि किस तरह की एब्नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, जैसे कि पॉलिप्स बन रहे हैं, जैसे कि अपन कह सकते हैं नोड्यूल्स है, यानी कि उसके गले में पाए जाने वाले नोड्यूल्स या गले में पाए जाने वाले किसी भी तरह के सेल्स के अंदर पॉलिप्स बन जाना, जिसके कारण वहां पे क्या होता है, पॉलिप्स जो यहाँ वर्ड यूज हो रहा है वो अपन किसके लिए यूज ले सकते हैं कि यहाँ पॉलिप्स वर्ड में अपन कह सकते हैं किसी तरह की सिस्ट बन गई है यानी कि गांठ बन गई है या किसी तरह की एब्नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, तो वो किसके अंदर आती है, इंजरी के अंदर आती है, किसके अंदर, लेरिंजाइटिस के अंदर, और ये मोर देन 3 डेज चलती है, यानी मोर देन 3 डेज हो सकती है, इसीलिए इस कंडीशन को क्रॉनिक लेरिंजाइटिस के अंदर लिया गया। वही बात करें दिस इंजरीज कैन बी कॉज बाय, और ये इंजरी किन कारणों से हो सकती है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें इनहेल इरिटेट्स, यानी कि ज्यादातर इन इरिटेट्स जो होते हैं उनको इनहेल कर लेने के कारण, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि किसी तरह के पॉलेन्स हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स या फिर मान लो ग्रेन्स के अंदर ज्यादातर होता है, फार्मर्स के अंदर ज्यादातर होता है, कह सकते हैं सच एज केमिकल फ्यूम्स। अब कुछ लोग क्या करते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं केमिकल रेडिएशन के अंदर भी काम करते हैं, जिसके कारण वहां से जो फ्यूम बनता है, जो उसका धुआं बनता है, उसको इनहेल करने के कारण भी लेरिंजाइटिस हो सकता है। वही बात करें एलर्जन और स्मोकिंग, ज्यादातर ये बीमारी स्मोकिंग वालों को होती है, क्योंकि स्मोकिंग कभी भी 3 डेज और 4 डेज के अंदर व्यक्ति लीव नहीं करता है, और वो लेरिंजाइटिस क्या कर सकती है 3 डेज से ज्यादा चलने के कारण और बार बार इरिटेट होने के कारण भी क्रॉनिक लेरिंजाइटिस हो सकता है। वही बात करें इसके सेकंड कॉज की और मोस्ट कॉमन कॉज की, एसिड रिफ्लेक्स, या फिर इसी को अपन कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, या फिर इसी को कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। अब यहाँ पे ये कहने का मतलब क्या, GERD के नाम से आप जानते हो, इसका मतलब ये गैस्ट्रो, गैस्ट्रो मतलब हो गया अपना पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, यानी अपन कह सकते हैं ये हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम है जिसके अंदर इसोफेगस तक, यानी कि आपके आमाशय के कंटेंट को इसोफेगस तक आना, यानी कि आपकी ग्रसिका तक आना और उसके बाद वापस उसका सबसाइड होना, ये रिफ्लेक्स बार बार आता है, यानी कि रिफ्लेक्स बार बार आने के कारण क्या होता है, इरिटेशन होता है, कहां तक, लेरिंग्स तक। तो इस गैस्ट्रिक कंटेंट का इसोफेगस के थ्रू लेरिंग्स तक आके बार बार इरिटेट करना क्या कॉज कर सकता है, क्रॉनिक लेरिंजाइटिस। वापिस समझाता हूं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर या डिजीज, इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगल रूट के थ्रू लेरिंग्स तक क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को क्रॉनिक लेरिंजाइटिस भी हो सकता है। और ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है, आप देखेंगे ज्यादातर लोगों को GERD की बीमारी होती है और ये ज्यादातर ओल्ड एज में होती है, क्योंकि ओल्ड एज में जो आपके स्पिंटर पाए जाते हैं स्टमक के ऊपर वो लूज हो जाते हैं, इसके कारण स्टमक का जो कंटेंट होता है, जो एसिड होते हैं, वो बार बार इसोफेगस की तरफ क्या होता है, रिफ्लेक्स करके ऊपर आते हैं। थर्ड बात करें क्रॉनिक साइनोसाइटिस, जो अपने साइनस पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो अपने साइनस पाए जाते हैं, उनके इन्फ्लामेशन होने के कारण, जैसे मैंने आपको बताया था आइटिस, आइटिस वर्ड का मतलब ही इन्फ्लामेशन होता है, तो साइनोसाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस जैसे अपन जानते हैं, अपन बात भी करेंगे इसके आगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर जो ब्रोंकस पाया जाता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने के कारण भी
क्रॉनिक लेरिंजाइटिस हो सकता है। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आगे भी इनके बारे में बात करेंगे, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, साइनोसाइटिस क्या होता है, इनके आगे बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अपन बात करें एक्सेसिव अल्कोहल यूज, यानी कि एक्सेसिव अल्कोहल के यूज करने पर भी क्या हो सकता है, क्रॉनिक लेरिंजाइटिस हो सकता है। क्योंकि अल्कोहलिज्म एक ऐसी बीमारी जो व्यक्ति के अंदर मोर देन 3 डेज चलती है और मोर देन ईयर्स भी चल सकती है, यानी व्यक्ति को ईयर्स भी हो सकते हैं उनको अल्कोहल को कंज्यूम करते हुए, तो उनको लेरिंजाइटिस होना भी मोस्ट कॉमन रहता है। फिर बात करते हैं इसके अलावा हैबिचुअल अकरेंस ऑफ वॉइस, यानी कि हैबिचुअल यानी कि व्यक्ति की नॉर्मल भाषा ही तेज चिल्लाने की, या उनका नेचुरल वर्क जो कहते हैं ना अपन, उसका जो ऑक्यूपेशन है वो ज्यादातर कैसा है कि व्यक्ति ज्यादातर यूज करना पड़ता है उसकी वॉइस का, जैसे कि सिंगर, जैसे कि चीयर लीडर्स, ठीक है ना। तो अपन एग्जांपल में कह सकते हैं सच एज सिंगर्स जो होते हैं वो ज्यादातर अपनी वॉइस का यूज करते हैं, तो बार बार वॉइस का इरिटेशन होने के कारण, बार बार ओवर यूज होने के कारण कह सकते हैं अपन कि उनको क्रॉनिक लेरिंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग तो मोस्ट कॉमन कॉज है ही, साथ साथ में लेस कॉमन कॉज होता है जो बहुत कम रेयर चांस में होता है, पर ये भी एक तरह के कॉजेस है। जैसे कि इंडिया में देखा जाए इन्फेक्शन सच एज ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस नामक जो बीमारी वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फैली हुई, लेकिन मोस्ट रेयर चांस में क्रॉनिक लेरिंजाइटिस भी कॉज कर सकती है। इसके अलावा कैंसर, जैसे अपन ने बात करी पॉलिप्स की, नोड्यूल्स की, तो उसके साथ साथ कैंसर भी एक मोस्ट कॉमन कॉज रह सकता है, पर यहाँ पे ये रेयर अकरेंस करता है क्रॉनिक लेरिंजाइटिस का। साथ साथ में इसके अलावा अगर लास्ट अपन देखें वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, कई बार वोकल कॉर्ड के पैरालिसिस होने के कारण, जैसे ट्रॉमा, एक्सीडेंट इत्यादि के कारण भी क्रॉनिक लेरिंजाइटिस हो सकता है। तो ये आपके सामने कुछ नोट्स हैं, जो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने वीडियो का और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अभी अपन ने बात करी एक्यूट और क्रॉनिक लेरिंजाइटिस के बारे में, कि दो तरह का क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं कि एक्यूट लेरिंजाइटिस किसे कहते हैं, क्रॉनिक लेरिंजाइटिस किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी कि लेरिंजाइटिस के क्या क्या साइन और सिम्टम हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आइदर फॉर्म इज हॉर्सनेस, यानी कि अपन कह सकते हैं जो दोनों तरह की फॉर्म है, आइदर फॉर्म, यानी कि आप चाहे तो एक्यूट लेरिंजाइटिस की बात करें चाहे क्रॉनिक लेरिंजाइटिस की बात करें, दोनों के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो हॉर्सनेस होता है, यानी कि वॉइस का भारी हो जाना, यानी कि वॉइस में क्या आना, खराबी आना, किसी भी तरह से व्यक्ति के बात करने में समस्या आना, किसके अंदर आता है, लेरिंजाइटिस के मोस्ट कॉमन सिम्टम में आता है। फिर हम बात करें दैट में विद इन सेवरल डे, जो कि क्या हो सकता है, विद इन सेवरल डे के अंदर ठीक हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन विद इन सेवरल डे, जो सेवरल डे में ठीक होगा उससे पहले उसकी आवाज कैसी रहेगी, हार्श रहेगी, यानी कि भारी रहेगी। प्रोग्रेस टू पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ वॉइस, अगर ये हार्शनेस ज्यादा समय तक रहेगी तो उसके कारण वहां पे पार्शियल यानी कि कुछ समय के लिए, या फिर टोटल यानी कि पूरी तरह से वॉइस लॉस हो सकता है। जैसे अपन ने बात करी थी जो कॉजेज देखे थे, पॉलिप्स बनना, ठीक है ना, कैंसर होना, टीबी होना, उस सब के कारण भी क्या हो सकता है, टोटल वॉइस लॉस भी हो सकता है। वहीं अगर मम्स मीजल है तो पार्शियल वॉइस लॉस हो सकता है। फिर हम बात करें कि कुछ इसके अदर साइन सिम्टम्स भी है, जैसे कि वीक वॉइस, कई बार क्या होता है कि वॉइस लॉस के साथ साथ उसकी वॉइस क्या होने लगती है, वीक होने लग जाती है, यानी कि प्रोग्रेशन के अंदर उसकी आवाज में क्या आने लगेगी, कमी आने लगेगी, आवाज पतली होने लग जाएगी और आवाज धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एक बार क्या आवाज हॉर्स हो जाती है, भारी हो जाती है, फिर धीरे धीरे आवाज के लॉस होने के कारण आवाज कम निकलने लगती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है, टोटल वॉइस लॉस हो जाता है। बाकी बात करें सेकंड की टिकलिंग सेंसेशन, उसको बार बार गले में, ठीक है ना, टिकलेशन का, यानी कि उसको बार बार ऐसा लगेगा कोई गले में पंख सहला रहा है या गुदगुदी हो रही, इस तरह का सेंसेशन होना किसके अंदर आता है, लेरिंजाइटिस के अंदर। एंड रॉनेस इन थ्रोट, रॉनेस का मतलब है कि उसको ऐसा लगेगा कि उसका गला कच्चा हो रहा है या फिर गले के अंदर किसी तरह की चीज फंसी हुई है, तो रॉनेस ऑफ इन थ्रोट लगना या टिकलिंग सेंसेशन होना किसके अंतर्गत आता है, लेरिंजाइटिस के सिम्टम्स के अंदर। थर्ड बात करें ड्राई सोर थ्रोट एंड ड्राई कफ, यानी कि उसको ऐसा लगेगा बार बार सलाइवा सिक्रेशन होने के कारण और बार बार गला सूखने के कारण उसको ऐसा लगेगा उसका गला बार बार सूख रहा है और उसका गला जो है वो ड्राई होता जा रहा है। साथ साथ उसको ड्राई कफ भी आ सकते हैं, यानी कि बिना म्यूकस प्रोडक्शन के कफ आना। इसके अलावा बात करें फीवर होने के चांस रहते हैं, कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम, यानी कि उसको बुखार और सर्दी जुकाम वाले सिम्टम्स भी आ सकते हैं। स्वेलन लिम्फ नोड, जैसे हमने बात करी थी पॉलिप्स के अंदर स्वेलन लिम्फ नोड भी देखने को मिलते हैं, यानी नेक के आसपास जो आपके लिम्फ नोड पाए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें पेन विद स्वेलिंग, यानी कि खाना निकलने के साथ व्यक्ति को पेन का सेंसेशन हो सकता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस इन थ्रोट और नेक, व्यक्ति को अपने गले में फुलनेस का एहसास होगा। साथ साथ हम बात करें डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि ये जो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है ये मोस्ट कॉमनली पाई जाती है चिल्ड्रंस के अंदर। तो अपन देख सकते हैं कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग वैसे तो अडल्ट में भी है और साथ साथ चिल्ड्रन में भी है, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रंस में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी चिल्ड्रन का जो लेरिंजाइटिस होता है, जो लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, वो क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट डायमीटर होता है। इसके कारण उसके साथ साथ उसमें इन्फ्लेमेशन होने के कारण, लेरिंजाइटिस होने के कारण
वो जो डायमीटर और नैरो हो जाता है और बच्चे के जो हो सकती है डेथ भी हो सकती है। तो लेरिंजाइटिस जो बच्चों में डेथ का कॉज कर सकता है, लेकिन अडल्ट्स में होता डेथ का कॉज नहीं करता, लेकिन वॉइस लॉस का कॉज कर सकता है। तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर अपनी स्क्रीन के अंदर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अभी तक अपन ने बात करी एक्यूट लेरिंजाइटिस के बारे में, क्रॉनिक लेरिंजाइटिस के बारे में, उसके कॉजेज और उसके साइन सिम्टम के बारे में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं उसके डायग्नोसिस के बारे में कि आपको कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति को लेरिंजाइटिस नाम की बीमारी है या कुछ, तो उस पेशेंट को लेरिंजाइटिस सफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपका सबसे पहला रहेगा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि आपका बेस्ट अप्रोच है कि आप पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन यानी उसके फिजिकल के दौरान बता सकते हो कि व्यक्ति को लेरिंजाइटिस नाम की जो समस्या है या नहीं है। सेकंड आपका ऑप्शन रहता है चेस्ट एक्सरे, जो कि मोस्ट रिलायबल है, ताकि आपको ये पता चले उसको किसी तरह का ट्रॉमा, इंजरी, पॉलिप्स या किसी तरह का सिस्ट की फॉर्मेशन है या नहीं है। तो चेस्ट एक्सरे भी उसका एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। थर्ड आपका ब्लड कल्चर रहेगा, जिसके दौरान आपको ये पता चलेगा व्यक्ति को अगर वायरल, बैक्टीरियल या फिर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन के कॉज के कारण लेरिंजाइटिस नाम की बीमारी, तो आपको ब्लड कल्चर में पता चल जाएगा। और लास्ट आपका रहता है हिस्ट्री कलेक्शन, जिसके दौरान आपको पता चलता है अगर व्यक्ति का ऑक्यूपेशन सिंगर का या ऐसा कोई ऑक्यूपेशन जिसमें उसको अपनी वॉइस का ओवर यूज करना पड़ता है और ओवर इरिटेशन के कारण उसको लेरिंजाइटिस हो रहा है। तो हिस्ट्री कलेक्शन भी आपका एक बेस्ट अप्रोच रहती है किसी व्यक्ति के अंदर ये बीमारी को पता करने के लिए। अब अपन बात करने जा रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पे क्या होगा, तो मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि एक अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको क्या रिकमेंड करेगा, किस तरह का मैनेजमेंट आपके लेरिंजाइटिस के लिए अच्छा रहेगा। तो मोस्ट कॉमनली इफ कॉज इज बैक्टीरियल और फंगल, अगर आपका जो लेरिंजाइटिस का कॉज है वो बैक्टीरियल है या फंगल है, तो बैक्टीरियल कॉज के लिए आपको एंटीबायोटिक थेरेपी या फिर फंगल कॉज के लिए एंटी फंगल थेरेपी भी दी जा सकती है, जिसके दौरान आपको एंटीबायोटिक और एंटी फंगल देके जो आपका पॉजिटिव एजेंट होगा उसको क्या किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ताकि आपका लेरिंजाइटिस का हो सही हो। सेकंड, सम टाइम अ शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉइड, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में ज्यादातर जो शॉर्ट टर्म्स बेबी होते हैं, जो बेबी है, छोटे बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रंस है, उनको ये बीमारी हो सकती है जिसके कारण उनको डेथ तक की कंडीशन आ सकती है। इन शॉर्ट कोर्स स्टीरॉइड, यानी कि स्टीरॉइड का एक शॉर्ट कोर्स भी दिया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि स्टीरॉइड जो होता है वो इम्यूनोसप्रेसिव होता है, यानी कि इम्यूनिटी को वीक भी करता है। तो यहाँ पे स्टीरॉइड दिए जाते हैं जैसे डेक्सामेथासोन टू डिक्रीज इन्फ्लामेशन, जिसके कारण क्या होती है, जो इन्फ्लामेशन आ रही है, जो एडवर्स रिएक्शन आ रहा है, जो किसी भी तरह का रिएक्शन आ रहा है उसको क्या कर सके, कम कर सके, इन्फ्लामेशन को कम कर सके, सूजन को कम कर सके, ताकि क्या हो, व्यक्ति की जो कंडीशन है वो जल्दी रिकवर हो। थर्ड बात करते हैं अपन, इफ लेरिंजाइटिस इज ड्यू टू जीईआरडी। जीईआरडी जैसे हमने बात करी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, यानी कि व्यक्ति को जीईआरडी हो रखा है, जिसके कारण उस व्यक्ति को बार बार क्या आ रहा है, रिफ्लेक्स आ रहा है, यानी कि स्टमक जो कंटेंट है वो इसोफेगस से होते हुए रिफ्लेक्स कर रहे हैं। ऐसी बीमारी के अंदर हम ज्यादातर मेडिकेशन ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि क्या कर सके, उस रिफ्लेक्स को कम कर सके, जैसे जेंटेक या प्राइलोसेक, जो कि 4 to 6 वीक की ड्यूरेशन में दी जाती है। लास्ट बात करते हैं इफ लिम्फ नोड स्वलन, यानी कि अगर लिम्फ नोड स्वलन है या फिर किसी तरह के पॉलिप्स अगर हुए, तो उस दौरान सर्जिकल जो मेथड होता है वो बेस्ट रहता है, जिसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरह का सर्जिकल जो अप्रोच है वो बेस्ट रहेगा लेरिंजाइटिस को सही करने के लिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो कृपया इस वीडियो को लाइक और साथ साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इस चैनल पे और भी नए नए वीडियो और भी काफी अच्छे वीडियो और काफी नए नए टीचर आपको पढ़ाएंगे और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।